Welcome students in my YouTube channels Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the anti-adrenergic drugs. It is a part second एंटी एडिनर्जिक ड्रग का हम आज सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एडिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं ये देखा था। एंटी एडिनर्जिक ड्रग यानी कि वो ड्रग जो कि एडिनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, चाहे हम अल्फा रिसेप्टर की बात करें या फिर बीटा रिसेप्टर की बात करें या फिर दोनों रिसेप्टर की बात करें। और यानी कि एक एडिनर्जिक रिस्पॉन्स को ये सप्रेस कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी बाय द ब्लॉकिंग द अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स। तो उसमें हमने देखा था अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी कि अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हमने कल देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि अल्फ़ा रिसेप्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। और बेसिकली हमने जो अल्फ़ा वन सेलेक्टिव जो होती है, अल्फ़ा 1 की बताए थे। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव जो है आपकी ब्लॉक अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है, इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने पैराजोसिन आपके साथ में डिस्कस की थी। और अब मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा। कल हमने डिस्कस किए थे बेसिकली अल्फ़ा एडिनर्जिक ड्रग के लिए, और आज डिस्कस करेंगे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि जो ड्रग बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं उसकी आज बात करते हैं। ठीक है, तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या हैं? बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, these drugs inhibit the adrenergic response mediated through the beta receptors and all beta blocker are competitive antagonist। ये वो ड्रग हैं जो कि बीटा रिसेप्टर पे जाके बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो एडिनर्जिक रिस्पॉन्स बीटा रिसेप्टर जनरेट हो रहे थे उन सभी को ये ब्लॉक कर देते हैं, उन सबको ये रोक देते हैं। जैसे हमने अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में देखा था कि जो अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और एडेनिन यानी नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर से, उनको इनहिबिट कर देते हैं। सेम यहाँ पर ऐसा ही होगा कि जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स हैं वो सभी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, और जो रिस्पॉन्स एडिनर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है थ्रू द बीटा रिसेप्टर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा। और ये सभी जितने बीटा ब्लॉकर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मतलब क्या है? कंपटीशन मतलब जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ताकत जिसकी ज़्यादा होगी वो जाके जीतेगा। यानी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर रिसेप्टर एक है और यहाँ पर एंटागोनिस्ट भी है और एगोनिस्ट भी है, एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ? एड्रेनालिन और एड्रेनालिन है। एंटागोनिस्ट मतलब इसको ब्लॉक करने वाले, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर एंटागोनिस्ट ज़्यादा होंगे तो एंटागोनिस्ट जाके माइंड हो जाएगा, और एगोनिस्ट ज़्यादा होंगे तो एंटागोनिस्ट को रिप्लेस करके खुद वो एगोनिस्ट जाके माइंड हो जाएगा। उस टाइप के हम ब्लॉकर को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इसका दो टाइप का है, नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव। जैसे हमने उसमें देखा था कि वो हमारा रिसेप्टर था वो बीटा 1 तो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एडिनर्जिक ब्लॉकर की ज़्यादा एप्लीकेशन थी। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। बीटा रिसेप्टर बेसिकली 3 टाइप के थे, पहले बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। आपने जब मैंने एडिनर्जिक रिसेप्टर्स की आपको नोट्स दिए थे, स्लाइड दी थी, आप उसमें देख सकते हैं कि बीटा रिसेप्टर्स आर 3 टाइप्स, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर्स और बीटा 3 रिसेप्टर्स। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स आपका भी कहाँ होता है? जैसे मैंने आपको बताया था हार्ट कितना होता है, एक, तो एक हार्ट हो तो उसका मतलब बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ हार्ट में होगा। बीटा 2 रिसेप्टर यानी कि 2 लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि स्मूथ मसल्स पे कौन से प्रेजेंट होंगे? बीटा 2 रिसेप्टर्स। और बीटा 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है बेसिकली एडिपोज टिश्यू जो होते हैं हमारे, वहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली बीटा 1 और बीटा 2 की बात ज़्यादा करेंगे। बीटा 3 का रिस्पॉन्स इतना नहीं है। हम तो बीटा 1 बीटा 2 की बात करें तो क्लासिफिकेशन पहले है नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2, यानी कि कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। बीटा 1 को भी ब्लॉक भी कर सकते हैं, बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला आता है विदाउट इंट्रांसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, यानी कि वो एजेंट्स जिनके अंदर इंट्रांसिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। और इंट्रांसिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है यानी कि वो केवल रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं रखते हैं, जैसे प्रोपेनोलॉल, सोटालॉल, टिम्बोलॉल। विद इंट्रांसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, इसमें क्या है, कुछ छोटी सी इंट्रांसिक एक्टिविटी होगी, सब मैक्सिमल इंट्रांसिक एक्टिविटी होती है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी देते हैं, लेकिन वो एडेनिन और एडेनिन को
उस पर जाकर रिसेप्टर पर जाके बीटा रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं हो जाते हैं, नहीं होने देते, जैसे कि पेंडोलॉल। ठीक है। और नंबर सी आता है विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। जो लेविडोलॉल है, कार्बिडोल है, इनके अंदर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, उसके साथ साथ अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो वो कौन से हैं? यानी वो ड्रग जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करती हैं, तो वो कौन सी हैं? लेविडोलॉल है और कार्बिडियोलॉल है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो आता है इसका क्लासिफिकेशन का, वो है कार्डियो सेलेक्टिव यानी कि बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर जितनी भी होंगे वो सब क्या होंगी? कार्डियो सेलेक्टिव होंगे, जिसमें आपका मेटाप्रोलोल, एटिनोलॉल, एसीबिटोनॉल, बिस्प्रोलॉल, स्मोलॉल, बेटेक्सोलॉल, क्लेबिडोलॉल और नेबिलोलॉल, ये सभी ड्रग हैं। और इनका यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी ज़्यादातर जो होती है वो कार्डियो सेलेक्टिव की ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन सेलेक्टिव। तो हम आज दोनों डिस्कस करेंगे, एक हम बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव की ड्रग की और एक हम ड्रग की बात करेंगे कार्डियो सेलेक्टिव की। ठीक है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल इज ए नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। प्रोपेनोलॉल क्या नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक भी कर सकता है, बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है, ये नॉन सेलेक्टिव टाइप का है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रेनालिन रिसेप्टर्स। बीटा 1 और बीटा 2 एड्रेनालिन रिसेप्टर पर जो एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन के रिस्पॉन्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन ऑन द बीटा एड्रेनालिन रिसेप्टर्स। और साथ में जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन की जो बाइंडिंग होती है बीटा रिसेप्टर्स के साथ में, उसको ये रोक देते हैं। दिस रिजल्ट सप्रेस द एक्शन ऑफ बीटा एड्रेनालिन रिसेप्टर, जिसकी वजह से बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता है और उसके एक्शन क्या होते हैं? सप्रेस हो जाते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ एक्शंस। अब बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बेसिकली क्या है? नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बीटा 1 एड्रेनार्जिक रिसेप्टर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बीटा 1 रिसेप्टर होता है वो कार्डियो सेलेक्टिव होता है। कार्डियो सेलेक्टिव मतलब एक ऐसे नोड AB नोड को एक्टिवेट करता है, जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और साथ में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया, हार्ट रेट भी कम हो गई और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट ब्लॉक द वेसोडाइलेशन एक्शन ऑफ एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन का बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू, बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू जो वेसोडाइलेशन हो रहा था, ब्लड वेसल डायलेट होती थी, वो एक्शन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। कोई बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होने से वेसोडाइलेशन नहीं हो पाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। नंबर थर्ड पॉइंट करें तो प्रोपेनोलॉल ब्लॉक द ब्रोंकोडाइलेशन एक्शंस ऑफ नॉरएड्रेनालिन और ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ बीटा 2 एड्रेनालिन रिसेप्टर्स। अब प्रोपेनोलॉल क्या है? वो आपके दोनों टाइप के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, चाहे वो बीटा 1 हो या बीटा 2 हो। अब बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर वो एक्टिवेट होगा तो क्या करते हैं? बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट है तो वो ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। और लेकिन ये क्या करता है? प्रोपेनोलॉल उसको ब्लॉक कर रहा है, तो क्या होगा? प्रोपेनोलॉल की वजह से क्या होगा? ब्लॉक द ब्रोंकोडाइलेशन का जो एक्शन है नॉरएड्रेनालिन का, वो प्रोपेनोलॉल के कारण किया जाएगा, रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं इसलिए। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट बात करें, इट रिड्यूस द रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस मसल्स पे जो बीटा रिसेप्टर का रिलैक्सेशन हो रहा था वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीटा रिसेप्टर क्या हो रहा है? ब्लॉक हो रहा है। बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने से रिलैक्सेशन रुक जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रोपेनोलॉल रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई एंड रिड्यूस द इंट्राओकुलर टेंशन। प्रोपेनोलॉल के कारण क्या होगा? बीटा रिसेप्टर की वजह से क्या होता है? एक्वस सेक्रेशन ज़्यादा होता था। बीटा रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने की वजह से बीटा 2 रिसेप्टर के ये बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा? एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन नहीं होगा और इंट्राओकुलर टेंशन का कम हो जाएगा। इंट्राओकुलर टेंशन कम हो जाएगा, इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है? आपके ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया था। ग्लूकोमा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है? आई के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड क्वांटिटी बढ़ जाती है। फ्लूइड क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इंट्राओकुलर जो ऑकुलर हमारी है उस पर टेंशन बढ़ जाता है, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं ग्लूकोमा। ठीक है। तो फ्लूइड के सेक्रेशन को ये कम कर देते हैं और टेंशन कम हो जाएगा, इसलिए प्रोपेनोलॉल को हम ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो ब्लॉक द लिपोलाइसिस मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ बीटा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर्स। ये क्या करेंगे? लिपोलाइसिस की जो प्रोसेस है, लिपिड का ब्रेकडाउन है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल कंट्री क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ बीटा एड्रेनार्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर। बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के कारण
ये क्या होता है, लिपोलाइसिस भी अफेक्टेड होता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि प्रोपेनॉल जो ड्रग है वो हम अगर डायबिटिक पेशेंट को देंगे तो वो हार्मफुल हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है, अगर हम ये इस कंडीशन में देते हैं तो ग्लूकोज लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज को ब्लॉक कर देती है, जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। इसलिए प्रोपेनॉल को हम ऐसे डायबिटिक पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडीएमए की बात करें तो इट इज़ ओनली गिवन बाय द पेरेंटल रूट से देते हैं, क्योंकि इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट कोई ड्रग लेता है ओरल रूट से लेगा, ओरल रूट से लेने के बाद में क्या पहुँचती है, हमारे स्टमक पहुँचती है, स्टमक और इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, पोर्टल वेन से लिवर में पहुँचती है। लिवर में इसका अगर लिवर में मेटाबॉलाइज हो गई ड्रग ज़्यादा अमाउंट में तो एक्टिव अमाउंट में हमारे ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम में कम पहुँचेगी, तो इसलिए और जब कम पहुँचेगी तो उसका एक्शन नहीं आएगा। तो इसी तरह के क्या होता है, ये एडीएमए की बात करें तो ये मेटाबॉलाइज ज़्यादा हो जाती है लिवर में, इस वजह से इसे ओरल रूट से नहीं देकर पेरेंटल रूट से हम देते हैं। इट इज़ मेटाबॉलाइज इन द लिवर, बाद में जब एक्शन देने के बाद में ये लिवर में मेटाबॉलाइज हो जाएगी और यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगी। लेकिन मेटाबॉलाइज तो लिवर में होगी, लेकिन आफ्टर गिविंग एक्शन, जब अपना साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देगी, उसके बाद लिवर में मेटाबॉलाइज होती है और देन यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है। बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट के लिए, तो हार्ट रेट कम हो रही। अब वो बीटा वन रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे, तो हार्ट रेट कम हो जाएंगी। इसी तरीके से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। और ब्रोंकियोस्पाज्म में क्या होगा कि बीटा टू रिसेप्टर जो है वो ब्रोंकाई को डायलेट करता है, अब वो ब्लॉक हो गया तो डायलेशन ना होकर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्रोंकियोस्पाज्म जैसी कंडीशन बन जाएगी। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ अवॉइड करते हैं इसको। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो इट इज़ अवॉइड टू द हाइपोटेंशन, जिसका ब्लड प्रेशर कम है उस पेशेंट को ना दें। अस्थमा पेशेंट को ना दें, क्योंकि ब्रोंकाई को ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सीओपीडी आपको सीओपीडी पेशेंट को नहीं देंगे, कंजस्टिव सीओपीडी पेशेंट को नहीं देते हैं। सीओपीडी मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ होता है। उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, जो पाथवे होता है रेस्पिरेशन का उसमें दिक्कत होती है। क्रोनिक, सी फॉर क्रोनिक, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, पी फॉर पल्मोनरी, डी फॉर डिसीज़। तो सीओपीडी का पेशेंट है उस कंडीशन में नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्रोंकाई को पहले ही वो सांस जैसी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये हम देंगे तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए अस्थमा सीओपीडी पेशेंट को नहीं देंगे। और ब्लड वेसोडाइलेशन ये करता है, तो इसलिए वेसोडाइलेशन के करने के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को भी नहीं देते हैं। और साथ में सीएचएफ पेशेंट को नहीं देंगे। सीएचएफ में कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, और ये ऑलरेडी ब्लड की जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी है उसको रिड्यूस करेंगे प्रोपेनोलोल, और जब रिड्यूस करेंगे तो सीएचएफ पेशेंट के लिए भी क्या होता है, हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि सीएचएफ में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ हार्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए सीएचएफ पेशेंट को भी ये कंट्राइंडिकेटेड है, अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। इंट्रैक्शन की बात करें तो प्रोपेनॉल इनहिबिट द एक्शन ऑफ डिजिटलिस टू डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। अब प्रोपेनॉल को अगर डिजिटलिस के साथ में दिया है तो डिजिटलिस का एक्शन कम हो जाता है, क्योंकि डिजिटलिस क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोपेनॉल कम करता है। तो एक तरह इंडायरेक्टली क्या हुआ कि एक्शन किसका कम हो जाएगा, वो एक बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर साथ में प्रोपेनॉल के साथ डिजिटलिस दिए जाए तो उसका एक्शन कम हो जाएगा, ठीक। अब प्रोपेनॉल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरोप्रोमाजीन बाई डिक्रीज इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन प्रोपेनॉल क्लोरोप्रोमाजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए, ठीक है। यूज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है प्रोपेनॉल का, यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कार्डियक अरेथमिया में यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन में यूज़ होता है प्रोपेनोल। और साथ में फियोक्रोमोसाइटोमा में बता चुका हूँ। फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब क्या है, ट्यूमर ऑफ एडिनल ग्लैंड्स जो में यूज़ करते हैं, एंड ग्लूकोमा में ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोपेनोल आपका हुआ।
इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब बात करते हैं बीटा 1 सेलेक्टिव एडिनर्जिक ब्लॉकर एंड बीटा 1 सेलेक्टिव यानी कि एटिनोलॉल। एटिनोलॉल इज ए बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इट इज ए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ये कार्डियो सेलेक्टिव जो हार्ट पे प्रेजेंट होता है बीटा 1 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सिंपल मोड ऑफ एक्शन है कि एटिनोलॉल ब्लॉक द कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर विदाउट अफेक्टिंग द बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर। ये ऑनली बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं बिना कोई इफेक्ट दिए हो बीटा 2 रिसेप्टर पर। बीटा 2 रिसेप्टर पर कोई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ओनली ब्लॉक करेंगे किसी बीटा 1 रिसेप्टर को, जो कि हार्ट पे कार्डियो सेलेक्टिव है, जो हार्ट पे बेसिकली होता है। जिस रिजल्ट बीटा 1 एडिनर्जिक रिस्पॉन्स इज सप्रेस, जिसकी वजह से बीटा 1 के यहाँ जो रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, जो एक्शन बीटा 1 रिसेप्टर जनरेट करता है, वो सब क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं, देखते हैं फार्माकोलॉजी एक्शंस ऑफ एटिनोलॉल की। फार्माकोलॉजी एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूस द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट ऑफ द हार्ट। सिंपली बात है, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है तो हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। इट डिक्रीज द प्लाज्मा रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द जेजी सेल्स, जस्टा ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ किडनी से जो रेनिन रिलीज होता है उसका रिलीज़ कम कर देते हैं। और जब रेनिन का रिलीज़ कम होगा तो जो हमारी एंजियोटेंसिन आपने पढ़ा होगा शायद फिजियोलॉजी के अंदर, वो था आपका रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल। तो रेनिन का रिलीज होने से ही रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल स्टार्ट होती है, और रेनिन एंजियोटेंसिन जब हाइपर एक्टिव हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली रेनिन की रिलीज को कम कर देते हैं जेजी सेल से, तो जिसके कारण ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम बना रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये वही है, डिक्रीज द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जेजी सेल ऑफ किडनी, कम कर देंगे। द रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरटेंशन, बताया था मैंने, जब रेनिन की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल स्टार्ट होती है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, यानी हाइपरटेंशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस रिजल्ट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द लो लेवल ऑफ रेनिन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एटिनोलॉल रिलीज रेनिन कम करेगा। जब रेनिन रिलीज कम होगा तो साइकिल स्टार्ट, तो रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, जब कंप्लीट नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ठीक, एलबीपी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डज नॉट इंटरफेयर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोजिनोलाइसिस ड्यूरिंग द हाइपोग्लाइसीमिया। जबकि हमने देखा था कि जो आपके नॉन सेलेक्टिव थे तो उसमें कंडीशन में क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वो इंटरफेयर कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रोक रहे थे, साथ में ग्लूकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को रोक रहे थे, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल क्या होता था, बढ़ जाता था। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को रोक रहे, जिससे क्या होता था कि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशंस में ग्लूकोज लेवल और ज़्यादा कम हो जाता था। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होता है। तो एटिनोलॉल हम डायबिटिक पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं। अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिक है, यानी ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल कम है, अगर हम ये देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रोक दे तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा, अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बोल दें तो ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो हार्मफुल कंडीशन हो जाती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इट डज नॉट अफेक्ट द ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, कोई बीटा 2 रिसेप्टर कोई अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते। जब बीटा 2 पे कोई ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो ब्रोंकियल यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ड्यू टू ओनली ब्लॉकेज ऑफ बीटा 1 एडेनर्जिक रिसेप्टर्स। एडीएमए की बात करें तो ओरली ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटाबॉलाइज लिवर में होते हैं, एक्सक्रीटेड होता है यूरिन में जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, हाइपरटेंशन में भी प्रोड्यूस, लेकिन किसके ब्रोंकाई में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओनली हार्ट की बात करेंगे, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, साथ में हाइपरटेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, इट इज अवॉइड टू द हाइपरटेंशन, सीएचएफ पेशेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसको अवॉइड करेंगे, और किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में से अवॉइड करते हैं। यूज़ की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज बीटा ब्लॉकर फॉर हाइपरटेंशन। ये मोस्टली जो यूज़ की जाती है बीटा ब्लॉकर, ऐसे बीटा 1 एडिनर्जिक ब्लॉकर हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं, एंड फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ हुए। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो हमने कल बात की थी अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर की, आज हमने बात की बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा बता दूं